जो लाइफ और कैरियर होता है ना, ये T20 नहीं है, ये 5 डे गेम है। डिफरेंस क्या है T20 और 5 डे गेम में कि T20 में आप आते हैं 2 छक्के लगाए आउट हो गए। बिल्कुल। 5 डे गेम में यू हैव टू प्लान योर इनिंग्स। पहले GIC की वैल्यू होती थी $10,000। GIC क्या होता था व्यूअर्स, कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आ रहा है कनाडा पढ़ने के लिए, तो एक उसके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कि इसके पास इतना पैसा है कि यहाँ आके अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकता है, और वो $10,000 था जी। अभी उसको $20,000 लास्ट ईयर से कर दिया, प्लस कैप लगा दिया। और मेरा यही सवाल है, आपको क्या लगता है इन बच्चों को यहाँ पे काम करना इलीगल है क्या? ये बच्चे यहाँ आके डोर टू डोर जॉब्स मांग रहे थे, रेज्यूमे पे रेज्यूमे बांट रहे थे, इतनी मुश्किल से ओवरवर्क्ड लो वेजेस पे काम करने वाले बच्चे घर आके इन्हें ये नहीं पता इन्हें आज खाना खाने को मिलेगा या नहीं, लेकिन काम कर रहे थे। कोई गुनाह तो नहीं कर रहे थे। वेलकम टू कैनेडा टीवी, दिस इज अमृत सिंह और आज हम बात करेंगे वंस अगेन अबाउट इमिग्रेशन। मैं बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट कर चुकी हूँ जहाँ मैं इमिग्रेशन के बारे में हमेशा बात करती हूँ, लेकिन क्या है ना, इमिग्रेशन इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। इट कीप्स चेंजिंग, रूल्स चेंज होते रहते हैं, पॉलिसीज़ दिन ब दिन चेंज होती रहती हैं, एंड इमिग्रेशन इज़ लाइक अ कॉर्नर स्टोन ऑफ कैनेडाज आइडेंटिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। Not just economic growth, but also cultural diversity. लेकिन इस तरीके से जो अब कनाडा में हाल बदल रहे हैं, लोगों के अंदर डर पैदा हो चुका है। चेंजेस आने के कारण हमारे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, एंड आई एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स इस देश में पैसा लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को सपना बेचा गया था, स्टूडेंट्स को झूठ बेचा गया था, और अब उनसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं मिलने वाला है। नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, LMIA के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि बहुत लोगों को एक इजी ऑप्शन लगता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। LMIA के साथ हम फैमिली रीयूनिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। आई हैव विद मी अ वेरी रेप्यूटेड पर्सनैलिटी, जो कि है रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट सोहेल नाजिर, जिनका मिसिसागा में एक बहुत अच्छा खासा ऑफिस है। ही इज़ एस्टैब्लिश्ड, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मेरे सामने बैठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच अमृत। एंड सोहेल जी, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग वेरी गुड, फैबुलस, स्पेशली दिस वेदर में। वेदर बहुत अच्छा है। We have a good last few days of summer. Last few That's days. very good. हाँ जी। And one thing I want to appreciate that your pronunciation of Hindi is very good. थैंक यू सो मच। आपकी भी हमने सुना है कि उर्दू काफ़ी कमाल की है। क्योंकि उर्दू थोड़ी सी हमेशा से थोड़ी पोलाइट होती है। हाँ जी। और जस्ट फॉर अ साइड नोट, द उर्दू इज ओनली लैंग्वेज इन द वर्ल्ड जिसमें कोई बैड वर्ड नहीं है। जिसमें कोई बैड वर्ड नहीं है। बैड वर्ड नहीं है। अच्छा। So just to start with a funny note, हाँ जी। this is about the languages. हाँ जी। You said rightly that Canada is a country built by the immigrants. Yeah. और यूजुअली कनाडा की इमिग्रेशन सिस्टम को एक ग्लोबली एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड के तौर पे लिया जाता है जी। लेकिन रिसेंटली जैसे एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है स्पेशली हमारी देसी कम्युनिटी में जी, कि फ्रॉम 18th of September कुछ मेजर चेंजेस लाई गई बहुत ज़्यादा। और 18th of September को ऑटवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं आप हुई, जो कि मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन फेडरल के जो हैं मार्क मिलर और ESDC के मिनिस्टर रेडी उन्होंने की। द फोकस ऑफ ऑल ऑफ दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज ऑन द टेम्पररी रेजिडेंट इन कनाडा। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है क्लाइंट्स के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। कनाडा की टोटल आबादी अबाउट 40 मिलियन है। Yeah. तो 6.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दैट इज अराउंड 2.5 मिलियन, बेस्ड ऑन द टेम्पररी रेजिडेंट पीपल। Yes. सो टेम्पररी रेजिडेंट में क्या है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, Students. या जो वर्क परमिट्स के ऊपर हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है या स्पाउसल वर्क परमिट है, वो रिफ्यूजीज़ हैं या LMIS के ऊपर हैं। Yeah. तो स्ट्रेट एक टारगेट है उनका कि अप टू 2026 इसको 6.5 से 5% पे लेके आना। Oh. So this is a straight target.
सबको इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. इट्स ऑल अबाउट नंबर्स. सो बिकॉज एक तो पॉलिटिकल चेंज हम देख रहे हैं मे बी Yes. नेक्स्ट कमिंग इलेक्शंस के अंदर, और जो मोस्ट प्रोबेबल पार्टी आती है जो जी. कि लग रही है एज अ कैनेडियन हम देखते हैं, कहा यह जाता है कि वो प्रो इमिग्रेशन नहीं है. तो दिस इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स दैट थिंग. Usually, what I would be doing in this situation if I would be immigration minister, कि कंट्रोल हर चीज़ पे बहुत ज़रूरी है, अच्छा. बट वो कंट्रोल लॉजिकल होना चाहिए. अभी बहुत से क्लाइंट मुझे कॉल करते हैं, स्पेशली पूछते हैं कि क्या नई चेंजेस आई हैं. पीपल आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड एंड पीपल आर वेरी मच पैनिक्ड, क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारी देसी कम्युनिटी का एक बड़ा सेक्टर जो है इससे इम्पैक्ट हो रहा है. या. स्पेशली जैसे आपने स्टूडेंट्स की बात की, आपने LMIAs की बात की, रिफ्यूजीज़ की बात की हमने, तो ये सारे के सारे इस नई चेंजेस से इम्पैक्ट हो रहे हैं. मैं सोशल मीडिया खुद भी यूज़ करता हूँ. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट सम प्लेस कि वहाँ पे समराइज फॉर्म में लोगों को मिले, नहीं है. बट ऐसा नहीं मिल रहा था. प्रोवाइडेड के इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा था, तो आई थॉट कि तुझे इस डिस्कशन में ट्राई टू समराइज दीज थिंग्स, एक जगह पे सारे पॉइंट्स मिल जाएं, बिल्कुल. ताकि आपके ऑडियंस हो या मेरे क्लाइंट्स हों, उनके लिए आसानी हो अंडरस्टैंड करने के लिए क्या हुआ एंड हाउ टू चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली. कोर्स ऑफ एक्शन. अभी मैं कनेक्ट करूँगा गुरु रंधावा जी का, आप कल या परसों था आपका हाँ, एक कल ही podcast. हमने. हाँ, तो उसके अंदर वो पूछा गया था कि जो लोग आ गए हैं अब उनका क्या होगा. तो आई जस्ट रिमेंबर वन थिंग विच आई रेड समवेयर, कि जो लाइफ और कैरियर होता है ना, ये T20 नहीं है, ये 5 डे गेम है. वी इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, सो आई ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल इन दैट थिंग. डिफरेंस क्या है T20 और 5 डे गेम में, कि T20 में आप आते हैं 2 छक्के लगाए आउट हो गए. बिल्कुल. 5 डे गेम में यू हैव टू प्लान योर इनिंग्स. अगर 2-4 ओवर्स आपके मैडन्स भी जाते हैं, स्कोर नहीं भी बनता, यू हैव टू पेशेंट. आपको देखना है कि अच्छा ये बॉलर अच्छा नहीं, डिफ़िकल्ट है, उसको पास ऑन करो. सिमिलरली ये फेस डिफ़िकल्ट है, इसे पास ऑन करो. क्या बात है. अगर ये फेस थोड़ा अरसे में गुजर जाएगा, नेक्स्ट फेस दोबारा आएगा. क्योंकि कभी भी कनाडा में इमिग्रेशन बंद नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकता है. नाउ दे जस्ट वांट टू कंट्रोल दोज थिंग्स. और टेम्परेरी रेजिडेंट को कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वो तो ना आपके सिटीजन्स हैं ना आपके रेजिडेंट्स हैं परमानेंटली. नथिंग अबाउट ह्यूमन इमोशंस. दैट इज़ वेरी गुड थिंग एंड दैट इज़ रियली सैड. स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास आते हैं, अभी वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है. पहले LMIAs ले लिया करते थे अगर कुछ नहीं होता था, अब वो भी रास्ता बंद कर दिया. बंद हो गया. तो अभी हम जब इसको पॉइंट बाय पॉइंट लेकर चलेंगे, हमने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए थे आपके ऑडियंस के लिए, जी. ताकि कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो. जी. टू स्टार्ट विद, अगर हम करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट का, जो स्टूडेंट्स आ चुके हैं उनके लिए, पहले व्यूअर सिस्टम ये होता था कि हम 1 साल की स्टडीज़ हो तो 1 साल का वर्क परमिट मिलता था जी. और अगर 2 साल की स्टडीज़ हो तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता था. लेकिन अब उन्होंने क्या चेंज किया है, जो कि अभी नवंबर से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी, कि देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट. इट डिपेंड्स ऑन योर फील्ड ऑफ स्टडीज़. यू मीन कि अगर कोई स्किल्ड फील्ड में है तो? जहाँ शॉर्टेज ऑफ लेबर है, आई एम फोकसिंग ऑन दिस पार्ट, शॉर्टेज ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स स्टैटिस्टिक्स. अगर वो समझते हैं कि स्किल ट्रेड में फॉर एग्जाम्पल शॉर्टेज है, उसका वो हो सकता है 3 साल का दे दें. अगर कोई बंदा, बहुत सारे स्टूडेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एनालिसिस के लिए आते थे, वी डोंट नो कि उनको मिलता है या नहीं मिलता. अगर मिलेगा तो कितनी देर का मिलेगा. तो एक तो उन्होंने फील्ड ऑफ स्टडी के साथ ड्यूरेशन को कनेक्ट कर दिया. एंड नाउ दिस इज़ टोटली अनसर्टन इवन फॉर आवर प्रोफेशनल्स, कि हमें खुद नहीं पता. मेरे पास एक क्लाइंट आता है, मैं उसका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लगाऊंगा तो उसका कितनी देर का मिलेगा मुझे भी नहीं पता. अच्छा. और दूसरी एक और बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है जो कि मुझे, आई कैन नॉट कम्प्रीहेंड दैट थिंग. जब हम स्टडी परमिट अप्लाई करते थे, तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट लगाते थे. अच्छा. दैट कुड बी IELTS, दैट कुड बी सेल पेपर, वट एवर इट वुड बी, जो कि एकेडमिक्स होता था. उसके बाद स्टूडेंट यहाँ आता था, स्टडी कंप्लीट करता था,
पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता था, उसके बाद वो पीआर के लिए जब अप्लाई करता था फिर? तो एक आइल्स का टेस्ट लगता था जो जनरल होता था। जी। तो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बाद पीआर की फाइल लगती थी और उस टाइम पे एक आइल्स का या इंग्लिश वो तो लैंग्वेज देना का ही लगता पड़ता था जो कि जनरल होता था। हम्म, नाउ गेस व्हाट, दे इंट्रोड्यूस अ थर्ड आइल्स और थर्ड लैंग्वेज टेस्टिंग रिक्वायरमेंट कि आपने जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लगाना है फिर दोबारा से लैंग्वेज टेस्टिंग करनी है। दैट इज व्हिच आई कुड नॉट really comprehend That's what's injustice. happening. But it's totally injustice. One person completed the English language test Huh. back home. हाँ Then he or she came to this country, which is English speaking country, हाँ and they studied in English language. They worked with the people who speak English, So speaks and now you English. again need an English language test to be eligible to get postgraduate work permit. Yeah. So these are all hurdles. Hmm. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि उन्होंने रिड्यूस करना है नंबर, वैसे तो निकाल नहीं सकेंगे किसी को, तो वो उसको हार्ड करते जा रहे हैं ताकि एलिजिबिलिटी जो है वो हार्ड से हार्ड होती जाए और टेम्प्रेरी लोग खुद ब खुद फ्लश आउट हो जाएं। जो ऑब्वियसली अगर हम एक ह्यूमन सेंटिमेंट की बात करें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। पहले क्या होता था कि जब मैं स्टडी परमिट पे आऊँगा तो नेक्स्ट टाइम वैसे हमारा स्टडी परमिट का ही है कि पहले स्टडी परमिट में ये था कि आप $10,000 का GCA देते थे, Hmm. एक साल की आप किसी भी DLI के अंदर अपनी फ़ीस जमा कराते थे। Hmm. फ्रॉम लास्ट ईयर दे स्टार्टेड कि उसको 10,000 को 20,000 कर दिया। पर हम एनीवेज डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में इनटू 5 times द फीस दे रहे हैं There we एज go. कम्पेयर टू एनी लोकल रेजिडेंट या एनी लोकल स्टूडेंट। Here we go. अब आप कह रहे हैं कि उसे और बढ़ा दिया गया है। या तो पहले GIC की वैल्यू होती थी $10,000। GIC क्या होता था व्यूअर्स कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट आ रहा है कनाडा पढ़ने के लिए, तो एक उसके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट इंश्योर करती थी कि इसके पास इतना पैसा है कि यहाँ आके अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकता है, और वो $10,000 था। जी। अभी उसको $20,000 लास्ट ईयर से कर दिया, प्लस कैप लगा दिया। पहले ये था कि कोई लिमिट नहीं थी कि कितने स्टूडेंट्स का स्टडी परमिट इशू होगा। हम्म। अभी लास्ट ईयर उन्होंने 485,000 का कैप लगा दिया और इस साल उसको 10% रिड्यूस कर दिया, एंड नेक्स्ट ईयर इट विल अगेन रिड्यूस 10%। अच्छा। तो इट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी इज गेटिंग लेसर एंड लेसर लेसर एंड लेसर। एंड रिक्वायरमेंट्स आर गेटिंग टफर एंड टफर। ओके। दूसरी चीज़ ये कर दी उन्होंने कि अभी कोई भी स्टडी परमिट आपका तब तक अप्रूव नहीं होगा जब तक प्रोविंस आपको एक लेटर एक्सेप्टेंस नहीं देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना किसी क्लाइंट का स्टडी परमिट लगाता हूँ तब मुझे प्रोविंस को अप्रोच करना प्रोविंस को है, अप्रोच करना पड़ेगा। क्योंकि हर प्रोविंस का एक कोटा दे दिया उन्होंने जी। कि ओंटारियो में इतने लोग होंगे, BC में इतने होंगे, अल्बर्टा में इतने होंगे। अब मुझे ना सिर्फ अप्रूवल लेनी है DLIs यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट से, बल्कि मुझे प्रोविंस से भी एक्सेप्टेंस लेनी है, और उसके बाद फिर मैं अप्लाई कर सकूँगा स्टडी परमिट के लिए। अगर एक्सपेंसेस मीट करता हो बंदा, उसको DLI ने अप्रूवल दे दी, बट अगर प्रोविंस के पास कोटा नहीं है ओह। तो नहीं लग सकता उसका परमिट। और जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ओंटारियो में ही आना ओंटारियो पसंद में करते ज़्यादा पसंद हैं, करते चाहे हैं। जितने भी रूरल हमारे रीजन्स होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्कोप उनको ओंटारियो में दिख रहा था। ओंटारियो में दिखता था। तो एक रीज़न इस चेंजेस की ये भी थी कि क्योंकि 70 to 80% स्टूडेंट हमारा या BC आता था या ओंटारियो आता था। BC ओंटारियो। 70 to 80% स्टूडेंट, स्पेशली जो हमारा देसी स्टूडेंट इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से जो लोग आते थे। जी। अभी क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसको डिवाइड करेंगे हम। अच्छा। पहला स्टेप ये कर दिया कि उसको, इससे पिछले साल 1 मिलियन स्टूडेंट्स का स्टडी परमिट इशू हुआ था। हाँ। या आप कंपैरिजन व्यूअर्स देखिए कि 1 मिलियन को उन्होंने 485 पे ले आए। जी। ये पहला स्टेप ये किया, हाँ। जो हर साल 10% रिड्यूस होगा अप टू 2027। दूसरा उन्होंने ये किया कि उसको हर प्रोविंस को एक कोटा दे दिया कि आप पहले प्रोविंशियल अप्रूवल लेंगे, इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल लेंगे, फिर स्टडी परमिट लगाएंगे। और जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने बताया, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और स्ट्रिक्ट कर दी। तो ये चीज़ जो है उन्होंने इन नंबर्स चेंज किया। दूसरा एक बड़ा स्ट्रेंज काम किया
इन्होंने पहले स्टेज में ये किया कि जो मास्टर्स और पीएचडी हैं उनके लिए आपको प्रोविंस की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, हाँ जाहिर सी बात थी, क्योंकि वो एक हाईली प्रोफेशनल लोग आते हैं यहाँ पे, एनीवेज वो लोग वहाँ से एक्सपीरियंस लोग आते हैं। लेकिन अब उन्होंने उसको भी नथी कर दिया। अभी रिसेंटली मैं अपने एक क्लाइंट की मास्टर्स की फ़ाइल लगा रहा था, जी, तो उन्होंने कहा कि जब तक आप प्रोविंस की अप्रूवल नहीं मिलेगी आपको स्टडी परमिट प्रोसीड नहीं हो सकता है। अच्छा, अब प्रोविंस की अप्रूवल एक बड़ा व्हाट यू कैन से दैट अनकंट्रोलेबल थिंग है एज अ इमिग्रेशन प्रोफेशनल। मुझे नहीं पता कि मेरा क्लाइंट को अप्रूवल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, क्योंकि वहाँ पे कोई कोटा का ट्रैकर नहीं लगा हुआ। हाँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ओंटारियो को 1 लाख स्टूडेंट देना है, हाँ, एज अ प्रोफेशनल मुझे नहीं पता कि वो 1 लाख पूरे हो गए कि नहीं हुए। तो ट्रैक किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ उसके मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन के पास है जो प्रोविंस की है। सो द हाइट ऑफ अनसर्टेनिटी यू कैन अंडरस्टैंड कि किस कदर ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। इवन हम भी नहीं जानते कि मैं जो एप्लीकेशन लगा रहा हूँ, एक बंदा $20,000 जमा करा चुका है, 1 साल की फ़ीस जमा करा चुका है, जी। वो अपना आइल्ट्स करा चुका है, उसको DLI इंस्टीट्यूशन से मिल चुका है, वो सारे बॉक्सेस टिक कर रहा है, बट स्टिल हमें नहीं पता कि वो उस कोटा में पूरा आएगा कि नहीं आएगा। व्हाट अ गैप, दिस दिस इज़ अ बिग अनसर्टेनिटी। अच्छा, और इसके ऊपर अभी कोई मतलब आंसर नहीं है। जैसे आपने आप ही डिस्कस कर रही थी ना कि मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन के पास आंसर्स नहीं होते। मैं मार्क मिलर का एक इंटरव्यू देख रही थी, हालांकि वो टेररिज्म से रिलेटेड था कि किस तरीके से कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं ये जानना चाहूँगी कि उनके पास कोई आंसर नहीं था। ही वॉज सो अनसर्टन। उन्होंने कहा कि हम भी सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने पॉलिसीज़ को लेके। जब आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो जब आपने उन लोगों को इनवाइट कर लिया, अब आप कह रहे हैं जाने के लिए, स्पेशली जब आप ह्यूमन साइड से देखते हैं, हाँ हम लोग सब इमिग्रेंट्स हैं। जी, जब हम लोग अपना मुल्क छोड़ते हैं ना, हाँ तो हम बड़े ख्वाब लेके आते हैं, जी बिल्कुल। और वो लोग कोई अपने घर बेचते हैं, कोई अपनी ज़मीनें बेचते हैं, कोई अपने जो है वो सोना बेच के आते हैं, जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है ख्वाब कितने लेके आते हैं। और जब यहाँ आके उनको पता लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन उनके ख्वाब सिर्फ एक स्ट्रोक ऑफ पेन की जैसे चेंज हो गए, ये और जिसने किया उसको भी आइडिया नहीं है उसको भी आइडिया नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो जाती हैं। जस्ट अ साइड नोट, मैं अक्सर लाइफ के बारे में सोचता रहता हूँ। हमारी लाइफ में ना मेजर थोड़े से ही डिसीजंस होते हैं, बाकी सारे डिसीजन उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से किसी मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क में जाना वन ऑफ द मेजर डिसीजन, और बाकी सारे डिसीजंस जो हैं उसके उस मेजर के गिर्द घूमेंगे। सिमिलरली एक बंदे ने अब इतना सेक्रीफाइस किया और वो अनसर्टन है कि अब उसके साथ क्या होगा। अभी हम एग्जांपल नेक्स्ट स्टेप देते हैं कि स्पाउसल ओवर वन परमिट। अब स्पाउसल ओवर वन परमिट क्या होता था कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं या मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ आया, तो जब मेरा स्टडी परमिट लग गया तो मैं अपना स्पाउस को बुलाने के लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकता था। यस। तो जितनी देर की मेरी स्टडी होती थी उतनी देर की मेरे स्पाउस को वर्क परमिट मिलता था। जब मुझे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता था तो वो उनको एक्सटेंड हो जाता था जी। उसका फ़ायदा ये होता था कि आपका हेल्पिंग हैंड आपके स्पाउस होते थे, वो यहाँ की लीगली काम कर सकते थे, प्लस उनके एक्सपीरियंस के पॉइंट मिलते थे आपको, आपकी PR के लिए हेल्प हो जाती थी। लेकिन जो लास्ट चेंजेस हुई, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो अलाउड हैं कि स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगाएं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और वो भी जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ के लिए हैं। हाँ जी। जैसे मिसाल के तौर पर कोई लॉ के लिए आया है, कोई मेडिकल के लिए आया है, कोई हाई स्टडीज़ के MBA के लिए आया है, तो इनके स्टूडेंट्स को एक तो पहले अलाउ किया। लेकिन एक और बड़ा काम इन्होंने ये किया कि LMIAs के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनके स्पाउसल पे भी पाबंदी लगा दी। चलो स्टूडेंट तो समझ आती है कि हो सकता है कोई शादीशुदा हो, कोई ना हो, मैरिड है, कोई नहीं है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, यस, दे आर मैरिड ऑब्वियसली, दे हैव फैमिलीज विद देम, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दिस कंट्री फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री। दे आर इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द टैक्सेस ऑफ दिस कंट्री, यस, एंड यू आर डिप्राइविंग ऑफ देम बाय देयर इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। यस। तो एक तो उन्होंने किया कि जो स्पाउसल ओपन वर्क परमिट स्टडीज स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी तक कर लिया,
और यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने ये कैप लगाई कि कम से कम 16 मंथ का प्रोग्राम हो। अच्छा, अब मास्टर्स जो होता है जिसके लिए आपने अलाउ किया, अब ज़रूरी तो नहीं है वो 60 मंथ का ही 16 हो। मंथ्स का हो। अगर किसी के 4 ईयर ग्रेजुएशन है तो मास्टर साल का भी हो सकता है। मास्टर्स जो है वो 14 मंथ्स का भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर यूनिवर्सिटी 14 मंथ्स का दे रही है तो वो कहाँ से 16 मंथ करेगा? दिस इज अ क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी बिग, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक तरीके से उन, पता नहीं अब मैं क्या बोलूँ। अगर यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम 14 मंथ्स का है, ये 12 मंथ्स का है, तो हाउ कम he or she can force the university to be that program complete in 16 months so that he or she is eligible for the spousal open work permit? फिर LMIS पे जो लोग आए हुए हैं उनके उन्होंने कहा कि ख़त्म कर दिए। स्पेसिफिकली सर्टन जो उनके या तो हाई लेवल पोजीशन के बंदे हों, जैसे कोई डायरेक्टर लेवल का बंदा है LMIA पे, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, या जहाँ पे लेबर शॉर्टेज है, सिर्फ उनको अलाउ किया कि आप स्पाउसल ओपन वर्क परमिट उनको अलाउ है अगर वो LMIA पे हैं। लेकिन अदर देन दैट स्टूडेंट्स के लिए भी आलमोस्ट अब इम्पॉसिबल हो गया, और जो वर्क परमिट पे लोग आए हैं उनके लिए भी आलमोस्ट इम्पॉसिबल। आपको लगता है ये इरेडिकेशन हाल फिलहाल में जो वोटिंग होने वाली है उसकी वजह से? वन ऑफ द रीज़न वुड बी दैट। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में जब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले डिबेट्स होती हैं, उससे पहले एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग होती है, उसमें अपने आप को किसी हद तक सेव करने के लिए वो ये सिर का काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट दे हैव समथिंग टू कन्फ्रंट कि हाँ भी हमने चेंजेस किए हैं, हमने ये चीज़ें देखी हैं। जब ये चीज़ें पहले भी हो रही थी तब भी कंट्रोल नहीं था। Unfortunately, as a Canadian, I'm just telling you all these things. Yes. और अब भी कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। पहले भी बगैर सोचे समझे सब कुछ हो रहा था, जस्ट ओपन द फ्लड गेट। हाँ, क्योंकि ब्रिजेस तो आप ही ने ओपन किए थे, आपने ओपन किया। और अब दीवार आप खड़े कर रहे हैं। अब दीवार आप खड़े कर रहे हैं, और अभी भी एकदम से दीवार वो भी इलॉजिकल वे में खड़े कर रहे हैं। यस, नो लॉजिक। ठीक है, अगर तो आप स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ों को कवर कर रहे हो और लॉजिकली लेके चल रहे हो और आपके पास क्वेश्चंस के आंसर्स हों, हाँ, तो समझ आती है। लेकिन अगर क्वेश्चन के आंसर्स भी आपके पास नहीं है और लॉजिकली आप उसको कवर भी नहीं कर रहे, और फिर जो लोग ऑलरेडी नेट का पार्ट, सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, उनका क्या कसूर है? लाइक योरसेल्फ, यू आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम। मैंने सुना है कि हालांकि आई नो यू आर अ वेरी एस्टैब्लिश्ड मैन, मैं जानना चाहूँगी कि आपके बिजनेस पे किस तरीके का फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि आपके काफ़ी क्लाइंट्स हैं, ना केवल यहाँ से बट इंडिया से भी आपके क्लाइंट्स हैं। व्हाट विल यू डू इन दिस कंडीशन? ऑब्वियसली सब्सटेंशियल इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि जो ये चेंजेस हैं मोस्टली हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी को हिट कर रहे हैं। तो एक बड़ा चंक हमारा स्टूडेंट्स होते थे, स्टूडेंट्स ही आते थे, उन्हीं के स्पाउसल ओपन वर्क परमिट हम लगाते थे, उन्हीं की आगे हम PR फाइल्स लगाते थे, उन्हीं की आगे सुपर वीज़ा फाइल्स होती थी। तो एक स्टूडेंट से हमारा एक क्लाइंटेल डेवलप हो जाता था, डेवलप हो रहा था। ठीक है, जो अब नहीं है, और फ्यूचर में कितनी देर तक ये रहेगा हमें नहीं पता। अभी जो पॉइंट सिस्टम है अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एक्सप्रेस एंट्री का, एक्सप्रेस एंट्री जितना कट ऑफ पॉइंट है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश में बैठा हुआ बंदा क्वालिफाई नहीं कर पाता, जो हाई कट ऑफ चला गया। आई अंडरस्टैंड। क्योंकि पहले क्या था कि लोग यहाँ आ जाते थे तो उनको यहाँ के स्टडी के पॉइंट मिल जाते थे, यहाँ के एक्सपीरियंस के पॉइंट मिल जाते थे, तो किसी हद तक वो एक फाइटिंग पोजीशन में पहुँच जाते थे। अभी क्या है कि जो वहाँ बैठा हुआ है ना, उसके पास कैनेडियन एजुकेशन के पॉइंट है, ना उनके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस के पॉइंट है। अब वो कैसे कम्पीट करेगा उस बंदे से जो ऑलरेडी यहाँ पे है और जिसके पास ये सारे पॉइंट्स हैं जी, अनटिल अनलेस वो हाईली क्वालिफाइड लोग हों, जो PhDs हों, मास्टर्स हों, उनके हाई आइल्ट्स और इंग्लिश के पॉइंट्स हों, एक्सपीरियंस हाई हो, उनके पास फंड्स रीजनेबल अवेलेबल हों, बट अपर में उस कंट्री से आए, कितने % लोग होंगे? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। और मेरा यही सवाल है, आपको क्या लगता है इन बच्चों को यहाँ पे काम करना इलीगल है क्या? ये बच्चे यहाँ आके डोर टू डोर जॉब्स मांग रहे थे, रेज्यूमे पे रेज्यूमे बांट रहे थे, इतनी मुश्किल से, ओवरवर्क्ड, लो वेजेस पे काम करने वाले बच्चे घर आके इन्हें ये नहीं पता इन्हें आज खाना खाने को मिलेगा या नहीं,
लेकिन काम कर रहे थे, कोई गुनाह तो नहीं कर रहे थे. इट इज़ सच अ डिसहार्टनिंग थिंग एज अ कम्युनिटी. नाराज़गी हमारे बीच में इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्योंकि कनेडियंस आर एंग्री, उन्हें लगा कि मास इमिग्रेशन जो हुआ है, नाउ दे शुड गो बैक. और इस कारण में गवर्नमेंट ये जो कर रही है हमारे साथ, इट्स नॉट एट ऑल फेयर. जी, मैं सेकंड करूंगा आपकी बात को कि ऐसा ही है. स्पेशली जैसे मुझे दिल दुखता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आ चुके हैं. चलो जो आने वाले हैं आप उनको अपने अभी तौर भी पर है. रोक रहे हैं, हाँ. तो उनका इतना बुरा नहीं हुआ. बट जो बेचारे ऑलरेडी आके यहाँ पे सारा कुछ कुर्बान कर चुके हैं, अब आप उनको बताते हैं कि आपका यहाँ को फ्यूचर नहीं है. दैट इज़ वेरी हार्ड पार्ट. और मुझे नहीं लगता कि कोई राइट वे इसका सोल्यूशन भी है. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शंस के बाद जो नज़र आ रहा है वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट नज़र आ रही है. और जो अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट पॉसिबल है आने की, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्रो इमिग्रेंट्स नहीं है. आई एम नॉट श्योर कि उसमें वो राइट और रॉन्ग क्या है, लेकिन एक जनरल फीलिंग, एक जनरल सेंटिमेंट्स उनके बारे में ये है. तो शॉर्ट टर्म में अनफॉर्चुनेटली व्यूअर्स ये चेंजेस नज़र नहीं आ रहे. पर मुझे ऐसा लगता है घाटा सिर्फ आपकी फील्ड को नहीं होगा. और मैं मॉनेटरी वाइज नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सबका लॉस है. ये रेजिडेंट्स का लॉस होगा, क्योंकि अगर आपके लोकल्स काम करने लायक होते तो हमारे बच्चों को काम करने की नौबत आती नहीं. हमारे बच्चे हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, ये यहाँ आके इतना हार्ड वर्क काम करते हैं. वी सी देम वर्किंग, राइट. इट्स अ लॉस फॉर एवरीबडी एज अ कंट्री. ये बहुत ही बड़ा लॉस होगा अगर आपने इस तरीके के डिसीजंस को आगे बढ़ा दिया. ऐसे ही है. और अनफॉर्चुनेटली इसका आंसर ना तो इमिग्रेशन मिनिस्टर के पास है और ना हमारे पास है. हाँ. क्योंकि अगर कल कोई बच्चा मेरे सामने आके क्वेश्चन ये मुझसे पूछता है कि हाँ. एज अ प्रोफेशनल मैं उसको गाइड करूँ, मैं क्या करूँ, मेरे पास उसका आंसर नहीं है. इसका एट द एंड में डिस्कस करूँगा तो लाइट इन द एंड ऑफ टनल कि क्या होनी चाहिए. बस हमारे 2 पॉइंट और रह गए कि हमारा चेंजेस एक LMIA में आई हैं. LMIA में उन्होंने ये किया है कि बेसिकली LMIA के अंदर 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं. एक मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन है जो आपका वर्क परमिट इशू करती है. एक मिनिस्ट्री ऑफ ESDC है जिसको इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा की जो मिनिस्ट्री है, जो कि दूसरे मिनिस्टर रैंडी जो साथ थे जी. उन्होंने क्या किया कि जो एम्प्लॉयर्स है जो पहले LMIA अप्लाई करता था उस पर कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट लगा दी. उसके ऊपर कैप्स स्ट्रिक्ट कर दिए जी. यानी अब अप्रूवल ही मुश्किल से होगी LMIAs की, तो जब अप्रूवल ही मुश्किल से होगी तो वर्क परमिट भी मुश्किल से निकले. तो ओवरऑल उन्होंने उसको भी टाइट कर दिया. और जो लास्ट पार्ट है रेफ्यूजीज़ का, इन्होंने आलमोस्ट $740 मिलियन की एलोकेशन की है रेफ्यूजीज़ को हैंडलिंग. एक तो वो ये देख रहे हैं कि नए जजेस ऐड किए जाएं ताकि रेफ्यूजी केसेस जल्दी से कंप्लीट हो. जिसको रखना है रखें, जिसको निकालना है निकालें. दूसरा ये है कि वो स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहे हैं कि लोगों को विज़िट वीज़ा बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं. लोगों को ऐसे पॉसिबिलिटीज़ मुश्किल हैं कि वो कनाडा पहुंच जाएं, क्योंकि कनाडा जो है वो एक यूनाइटेड नेशंस का सिग्नेटरी है. बाय लॉ अगर कोई बंदा हमारी टेरिटरी में आ गया और उसको रिस्क ऑफ लाइफ है तो हम उसको निकाल नहीं सकते. उसको हम रिफ्यूजी के लिए एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद उसका केस चलता है. अगर वो जेन्युइन है तो उसको PR मिल जाती, नहीं है तो उसको बाहर भेज दिया जाता है. अभी उन्होंने क्या किया है कि उस प्रोसेस को और बेहतर करने के लिए उन्होंने विज़िट वीज़ा ही बहुत कम कर दिए हैं. जैसे कुछ कंट्रीज थी, एग्जांपल देता हूँ, मैक्सिकन सिटीजन्स को विज़िट वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी. वो सिर्फ ETA लेते थे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, और आ जाते थे. और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आके रिफ्यूजी क्लेम कर लेते. अभी उन्होंने चेंज कर दिया कि अब उनको विज़िट वीज़ा चाहिए. तो अब विज़िट वीज़ा इनके हाथ में, देते या नहीं देते. इसी तरीके से इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ एशियन कंट्रीज से लोग आ रहे हैं. अब उनके हाथ में है कि वो देंगे तो वो आ सकेंगे. अगर वो उन्होंने कोटा ही कम कर दिया, फॉर एग्जांपल कि अगर पहले 100 वीज़ा इशू करते अब 10 करेंगे, तो 90% तो वैसे ही कंट्रोल हो गया ये. तो इस तरीके से वो ओवरऑल जो आई वुड से दैट लैंडस्केप ऑफ इमिग्रेशन इज चेंज्ड नाउ. इट हैज़ चेंज्ड. और ये इज देयर एनी गोइंग बैक फ्रॉम दिस? मेरा ख्याल है कि इट विल टेक सम टाइम. उसकी वजह यह है कि आपने बताया जैसे कैनेडियंस जो यहाँ पे हैं
उनका शोर था कि भी ये लोग आ रहे हैं, जॉब्स ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो इलेक्शन से पहले लोग, हर पार्टी उनको खुश करना चाहती है, क्योंकि हम तो वोट कर नहीं सकते, वोट नहीं कर सकते, दैट्स अ पॉइंट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैटर्स व्हाट, वोट ऑफ द सिटीजंस। या तो उनको जो भी बंदा ज़्यादा लुभाएगा सिटीजन्स को, उनकी तरफ वोट हो जाएंगे। और क्योंकि इमिग्रेशन एक विजिबल थिंग है कनाडा के अंदर, तो इसलिए उसको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो दैट कुड बी द रीज़न कि रिसेंट टाइम्स के अंदर चेंजेस मुश्किल है। हाँ, कुछ अरसे के बाद जब इनको जो भी इनके टारगेट्स हैं वो मीट हो जाएंगे, दे हैव टू ओपन इट अप अगेन। तो जो लोग बैक होम हैं और वो आना चाहते हैं कनाडा, उनके लिए ये है कि पहले ये होता था कि हम बग़ैर सोचे समझे आ जाते थे, अभी ये है कि आप पहले प्लान करें, यस, कि व्हाट वुड बी योर पाथवे। आप किसी भी जो प्रोफेशनल्स यहाँ काम कर रहे हैं उनसे कांटेक्ट करें, उनसे पूछें भी कि अब मैं इस सिनेरियो के अंदर हूँ, अब मुझे बताएं कि मुझे किन स्टेप्स 1 2 3 4 स्टेप्स पे चलना है, ताकि मैं आ भी जाऊँ और सेटल भी हो जाऊँ एथिकल तरीके से। आई थिंक आप बहुत ही अच्छी गाइडेंस रहेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए, या जो भी लोग आना चाहते हैं। वैसे स्टूडेंट्स नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आपकी जो मेजर है वो बहुत सारी फील्ड्स में है। ऐसा ही। तो जितने भी लोग आपको कांटेक्ट करें, मेरा यही सजेशन होगा कि आप सोहेल से एक एक चीज़ पूछें। इन्होंने ये तक बताया है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे आप कह रहे थे कि अब जैसे स्किल्ड कौन से ऐसे फील्ड्स हो सकती हैं, ये जो चेंजेस होंगे ये आपको पता चल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आपके पास पूरी लिस्ट होगी, तो उस हिसाब से आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज़ और है कि कनाडा की इमिग्रेशन जो है ना वो 2 लेवल्स पे है, एक है फेडरल और एक है प्रोविंशियल। तो बहुत से प्रोविंस टाइम टू टाइम डिफरेंट स्ट्रीम्स इशू करती है, कि फॉर एग्जांपल न्यू ब्रंसविक है, उनको लग रहा है कि हमें इस फील्ड के लोग चाहिए, तो वो उस तरह का एक शॉर्ट प्रोग्राम इशू कर देगा। और उसमें जो बंदे क्वालिफाई कर रहे होंगे उनके लिए बहुत आसान है कि वो उसमें अप्लाई करके सीधा PR बन जाए। अच्छा, वेरी नाइस। ठीक है। अभी जैसे हमारे यहाँ हेल्थ केयर का बड़ा इशू है, तो इन्होंने जो नया स्ट्रीम प्रोग्राम शुरू किया जिसके अंदर ये केयर गिवर्स और चाइल्ड सपोर्ट वाले हैं, बहुत ईजी कर दिया। जो स्किल्ड के लोग हैं, और हमारे बहुत से बैक होम में स्किल्ड क्लास लोग हैं, जो कि जिनको हाथ की स्किल्स है, जैसे मैकेनिक्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियंस हैं, जैसे वेल्डर्स हैं, जैसे पेंटर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट चाहती है कि वो लोग आएँ। पर व्हाट अबाउट द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी? या सो दैट दे हैव टू वर्क ऑन। आप अपने स्टूडेंट्स को आप ये सजेशन देते हैं कि उन्हें पहले से ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की क्लासेस वहीं लेनी शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, एक लॉजिकल सी बात है। अभी जैसे मैं और आप, हाँ, हम साउथ एशिया के हैं जी, हमारी फॉर एग्जांपल हिंदी उर्दू ज़ुबान है जी। अगर कोई बंदा जॉर्जिया से उठ के आता है हमारे पास काम करने के लिए, जिसको ना हिंदी आती ना उर्दू आती है, वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल। या वो अफ्रीका के किसी कंट्री से उठ के आता है जी, तो उसको बेसिक नॉलेज ऑफ दैट लैंग्वेज ऑफ द लैंड ज़रूरी है। यही जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, प्लान करना, कि जब आप किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करेंगे, हाँ, पहले तो देखेंगे आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आप किस प्रोग्राम में फिट आता है, और फिर उस प्रोग्राम की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। अच्छा, ताकि आप खुद को बिफोर टाइम रेडी रखें, हाँ, और जैसे ही आपकी पॉसिबिलिटी बने आप एप्लीकेशन लगा दें। अच्छा, जो हमारे बिजनेस पे एक बुरा इम्पैक्ट तो पड़ा, हाँ, कि एक बड़ा फ्लक्स निकल गया, लेकिन एक अच्छा इम्पैक्ट ये है कि अब हमारे पास सारी सीरियस क्यूरीज हैं। सीरियस अच्छी चीज़ भी है। हाँ। बुरा तो बस उन लोगों के लिए लग रहा था जो हाँ। अभी फ़िलहाल में यहाँ बैठे हैं। जो इम्पैक्ट वही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनके साथ इनको ये नहीं करना उनके चाहिए साथ था। इट्स बैड, बट ऑफ कोर्स आगे आने वाले फ्यूचर में वी विल हैव सीरियस क्लाइंट्स। Yeah. पर वो सीरियस क्लाइंट्स के लिए मैं पूछना चाहूँगी कि स्टडी परमिट पे उनके पास काम करने का प्रबंध तो होगा ना? स्टडी परमिट में 2 चीज़ें जैसे मैंने बताया इम्पैक्ट करेंगी। पहला ये कि आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। अच्छा, तो मैं अपने जो कभी फ्यूचर क्लाइंट्स हैं उनको मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ कि भाई ये शॉर्टेज फील्ड्स हैं, इनको कवर कर अगर आपने पढ़ना है तो इनमें पढ़ो। हम्म, दूसरा, जैसे हमारे अटलांटिक प्रोविंसेस हैं, जैसे सस्कैचुआन में, उसके अंदर उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम्स रहे हुए हैं। अच्छा, यू आर इनटू SINP? आई एम आल्सो SI, आई हैव अ लाइसेंस फॉर द SINP nice. आल्सो। तो उसमें क्या है कि अगर आप वहाँ से स्टडी करते हो
तो हाँ। आप वैसे ही बड़े नज़दीक पहुंच जाते हो पीआर के, अच्छा। क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम ऐसे डिवाइस किए हुए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाते हैं। हम्म, आप 1 साल वहाँ काम कर रहे हैं, आपने स्टडी वहाँ कंप्लीट की थी, आपकी पीआर श्योर है। हम्म, एक प्रॉब्लम और भी थी जो हम लोगों में थी जी। कि हम लोगों का सारा जो फोकस था वो ओंटारियो और बीसी था। हाँ। यस। जितना स्टूडेंट आता था वो या ओंटारियो में आ रहा था या बीसी में आ या रहा बीसी था। उससे क्या होता था कि एक तो कंपटीशन बढ़ रहा था, बच्चे लो वेज में काम कर लो रहे वेज थे। पे काम कर रहे थे, उनके पास रेजिडेंशियल कॉस्ट बहुत हाई थी, रेंट्स आपको बताइए यहाँ पे क्या वेरी सिनेरियोज है। मच। लेकिन अभी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि वो उन एरियाज़ में चले जाएंगे जहाँ पे उनके लिए कंपटीशन लेवल उतना नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात एट द एंड ऑफ द डे अमृत, हमने पीआर होना है, ऐसे ही है। हाँ तो हमें वहाँ जाना है जहाँ पीआर हो सके। जब एक दफ़ा पीआर हो गए हाँ, फिर फिर आपके तो पास विंग्स हैं, विंग्स हैं। आप कनाडा में कहीं भी चले जाएं। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग पार्ट। जैसे मैंने बताया कि एक डिफ़िकल्ट बॉलर आ गया है तो उसके 2-4 ओवर निकाल दो, छक्का चौका नहीं भी लग रहा, स्टे ऑन द क्रीज, एट द एंड ऑफ द डे यू मेक अ सेंचुरी। यस। अगर हम इम्पेशेंस होके कोई गलत शॉट मार देंगे तो अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही है। यस। तो उसमें यही एडवाइस है कि किसी भी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें आने से पहले, या अगर आ गए हैं तो उनसे पूछें यस। कि अब हंड्रेड्स ऑफ स्ट्रीम्स हैं, हर एक बंदा उसको नहीं पढ़ सकता, उनकी निटी-ग्रिटीज़ को हर बंदे का नहीं पता होता। और कोशिश करें कि किसी क्वालिफाइड के पास जाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है हमारी स्पेशली देसी कम्युनिटी के अंदर कि अगर मेरे पास किसी बंदे ने साल काम किया तो अपना कंसल्टेंसी ऑफिस खोल लेता है। ठीक है। और वो अगर मैं $1 में काम कर रहा हूँ तो वो 25 सेंट्स में करना शुरू कर देगा, और जो क्लाइंट है वो ये देखता है कि ठीक है जी मेरे 75 सेंट्स बच रहे हैं तो मैं इसके पास जाऊँगा। बिल्कुल। लेकिन जब वो उनके केस को ख़राब कर देते हैं तो फिर वो वापस हमारे पास आते हैं। क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर। Always ऐसा matters. मत करिए कि क्योंकि कम पैसे लगने वाले हैं। आई वुड रियली सजेस्ट आपको सोहेल से एक बार कांटेक्ट ज़रूर करना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप इंडिया से हमें देख रहे हैं, अच्छी प्लानिंग करिए, सोचिए जिस तरीके से इन्होंने कहा है आप क्या पाथवे चूज़ कर सकते हैं। एंड ही हैज़ एवरी नॉलेज दैट यू नीड। आफ्टर ऑल आपको इट्स बीन ओवर अ डेकेड आई गेस, Yeah. आप यहाँ पे ही हैं, Yeah. मिसिसागा में आप सर्व कर रहे हैं, एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। और ह्यूमन इमोशंस की जैसे मैं बात कर रही थी, ही इज़ विद यू, ही अंडरस्टैंड्स योर इमोशंस एज वेल। और इस तरीके का जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने आपकी हर जगह जितना भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, आप यही कहते हैं कि जो स्ट्रगल मैं देख चुका हूँ मैं चाहता हूँ कि कोई और वो स्ट्रगल Exactly. कम से कम फेस एग्जैक्टली। एक चीज़ जो मैं यूजुअली अपने क्लाइंट से भी बात करता हूँ या इवन जिन अपने फ्रेंड सर्कल से भी, कि जब एक बंदा हमारे पास आता है ना, वो एक फ़ाइल नहीं है, वो एक फैमिली है, फैमिली है। वो एक ड्रीम है, वो एक सेंस ऑफ डूइंग समथिंग है। अब हमें नहीं पता, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में वहाँ पे था, जब मैं भी कनाडा आना चाहता था तो मेरे भी ख्वाब थे कि मैंने पूरे करने। तो प्लीज़ किसी ऐसे बंदे के पास ना जाइए जो आपकी फैमिली, आपके ड्रीम्स, आपके ख्वाब को ख़त्म कर दे खत्म। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू बक्स। किसी भी एक बंदे के पास जाए, अभी इस चेंजेस के बाद तो वैसे भी वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज एक लाइसेंस बंदे के पास होता है वो दूसरों के पास नहीं हो सकता। नहीं हो सकती कभी भी। तो वी कैन कॉपी द रेसिपी बट द करी विल टेस्ट डिफरेंट। ये आपने बिल्कुल सही हाँ बात जी। कर दी। तो कोई और स्पेसिफिक क्वेश्चन अमृत आपका? स्पेसिफिक क्वेश्चंस मेरे बस यही, हाल फिलहाल में जो चेंजेस आए थे, एक डर जो था, आई एम श्योर आपने काफ़ी हद तक वो डर तो हटा दिया है। ख़त्म तो नहीं होगा ऑफ कोर्स ये किस्सा, लोगों में बहुत एग्रेशन है। मैं तो ये डर रही हूँ कि ये बच्चे कहीं, आई एम सॉरी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहाँ पे किसी ने कहा था कि हर महीने 4 से 5 डेड बॉडीज़ जा रही हैं घर बच्चों हाँ जी। की, क्योंकि और बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और तकलीफ़ की बात ये है कि ये सारे यंग जनरेशन है। वी आर लूजिंग आवर जनरेशन। बट अगेन मैं वही कहूँगा कि होप नहीं ख़त्म करनी। डिफ़िकल्ट सिनेरियो है, गो एंड टॉक टू विद पीपल हु हैव नॉलेज। हर एक प्रॉब्लम का सलूशन होता है।
अनफॉर्चुनेटली हम देसी लोग सिर्फ जुगाड़ तलाश करते हैं, सोल्यूशन तलाश नहीं करते। हमें कभी वो सिस्टम दिया ही नहीं गया, हाँ जी। हमारे पास कभी ऑप्शन था ही नहीं। जी, तो कोशिश करें सोल्यूशन ढूंढें। हम्म, ये मैं जो स्टूडेंट्स यहाँ आ चुके हैं, जो लोग यहाँ आ चुके हैं, लाइफ एक बड़ी प्रीशियस चीज़ है। वो रंधावा साहब वाली बात ही है, अगर वापस भी जाएंगे तो अपने मुल्क ही जाएंगे, हम्म, लेकिन फिर भी अभी तक आप अगर कहीं किसी के साथ बैठ के अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें, देयर कुड बी लॉट ऑफ वेज। इज देयर स्टिल अ वे? या बहुत सी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर आप जा सकते हैं, बहुत से प्रोविंसेस हैं जहाँ पे मूव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिफ़िकल्ट सिनेरियोज़ के अंदर आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते। आज से 2 साल पहले मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता था कि ओंटारियो नहीं आना, आपने फोर्स ही कर लिया था। आपने अटलांटिक जाना है, आपने सस्कैचुआन जाना है, आपने अल्बर्टा जाना है। 90% स्टूडेंट व्यूअर्स जिद करते थे कि असी इत्थे ही आना है। क्यों? मेरी पुप्पी इत्थे रहिंदी है, मेरी मासी इत्थे रहिंदी है, तो मेरे अंकल इत्थे रहिंदे ने। लाइफस्टाइल। अभी वो लोग फंस गए हैं जो यहाँ आए हैं, जिन लोगों ने बाकी जगहों पे, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम्स ऐसे थे कि स्टूडेंट्स ने स्टडीज़ वहाँ कंप्लीट की, जॉब वहाँ की, राइट अवे एलिजिबल फॉर पीआर, वो इस सारे मैस का पार्ट ही नहीं बने। बिल्कुल। लेकिन जो लोग यहाँ आए सिर्फ इसीलिए कि मेरा दोस्त यहाँ पे पढ़ता था या मेरे कज़न ने ये बात की है, तो प्लानिंग इसी चीज़ का नाम है। इसी चीज़ का नाम कि आपने ये देखना है कि आज से साल 2 साल बाद मेरे लिए क्या जगह, क्या चीज़, क्या रास्ता बेहतर है। बेहतर। अपने आप को भी अवेयर रखिए आई थिंक अपने इन आप को भी चीज़ों aware से। रखिए। आपके पास इतने सारे टूल्स हैं आज की डेट में, एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज, एवरीथिंग इज़ ऑन इंटरनेट। आप अपनी भी नॉलेज को अवेयर रखिए, और अगर आपको द बेस्ट सोल्यूशन चाहिए, हालांकि नाजिर साहब आप बोल नहीं रहे हैं अपने बारे में, पर मैं ज़रूर ये Thank you चाहूँगी very much. कि लोग आपको ही अप्रोच करें। थैंक यू वेरी मच। बिकॉज आई सी दैट वो एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है किसी का, क्लाइंट का, और क्लाइंट नहीं, फैमिली कह रहे हैं हम तो आप लोगों को। थैंक यू सो मच। इट Much वाज appreciated. सच एन अवेयरनेस दैट यू क्रिएटेड राइट नाउ। अभी भी मैं एक लास्ट सवाल पूछूंगी। आप जानते ही होंगे कि एक लिस्ट तैयार हुई है जो 70,000 स्टूडेंट्स की। क्या अभी भी उन बच्चों के पास मौका है या नहीं? देखिए, ब्लैंकेट स्टेटमेंट में तो किसी के बारे में नहीं दे सकता, क्योंकि हर एक बंदे की प्रोफाइल और सिनेरियो डिफरेंट होता डिफरेंट है। है। डिफ़िकल्ट तो है, हम्म, मतलब मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जो गलत हो, लेकिन बेहतर ये है कि वो किसी भी प्रोफेशनल के पास जाके एक दफ़ा अपनी प्रोफाइल ज़रूर देख ला ले। ज़रूर देख लें। क्या पता कोई रास्ता निकल क्या जाए। पता कोई रास्ता निकल सके। यस। और पिक एंड चूज़ वाली जो आपकी आदत है ना बच्चों, आई अंडरस्टैंड। आप यंग जनरेशन हो, आपके अंदर एक जोश है। दोस्ती दोस्ती यारी में, भेड़ चाल में मत आइए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। अगर किसी प्रोविंशियल चेंज के बारे में आपको नाजिर साहब सजेस्ट करेंगे, तो मैं ये कहूँगी कि आप ज़रूर एक बार ये सोचें एंड अपनी फ़ाइल को इकट्ठा करिए। अगर आप उस लिस्ट में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मैं हूँ इस लिस्ट में, स्टेप लीजिए एंड कॉन्टैक्ट सोहेल नाजिर। थैंक यू सो मच Thank you very हमसे much. बात करने के लिए, Much कनाडा appreciated. टीवी पे आने के लिए। एक बार मैं चाहूँगी उर्दू में अपने उर्दू ऑडियंस के लिए जाते जाते कुछ ज़रूर बोलिए आप प्यार से। जी, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में मकसद सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर रास्ता मुश्किल हो तो मकसद तब्दील नहीं करना, रास्ता चेंज कर लेना, ताकि आप अपने गोल या अपने मकसद तक पहुँच सकें। इसी तरीके से जब आप यहाँ आए थे तो आपका मकसद यहाँ का पीआर लेना था। अब मुश्किल है रास्ता, मकसद ना छोड़िए, नया रास्ता तलाश करिए। नया रास्ता और नया रास्ता अगर कोशिश करने से, जो कोशिश करते हैं उनको मिलता ज़रूर है। तो टू बी ऑन द हाई नोट्स, आई वांट टू एंड दिस थिंग्स कि वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ ऑलवेज अ सोल्यूशन। जस्ट वी हैव टू सी द राइट डायरेक्शन टू फाइंड अ सोल्यूशन। Thank you very much, Amrit, for you. Thank you. And it was a pleasure to talk to you. It was a pleasure to me as well. Thank you. And thank you so much for watching Canada TV. और अगर ये कम्युनिटी के अगेंस्ट एक फाइट है, so let's fight together. We will win. Thank you so much. This is Amrit Singh signing off.